रिया राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए होने वाली रिव्यू मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हुई थी और अमन उसी के साथ बैठा हुआ वहां होने वाली तैयारियों को देख रहा था। इन्हीं तैयारियों के बीच रिया ने अमन से नीचे रुकने के बारे में सवाल करते हुए पूछा, अमन क्या हुआ था, आप नीचे क्यों रुक गए थे? कुछ नहीं मैम, पेमा से कुछ काम था। अमन पेमा के प्रॉब्लम को रिया के सामने अभी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने टालने की कोशिश की। कैसा काम? रिया बात की तह तक जानना चाहती थी, इसलिए उसने अमन से फिर से सवाल किया। मैं सुबह से ही पेमा को काफी परेशान देख रहा था। आप भी परेशान थे, इसलिए आपसे कुछ कहा नहीं। मैंने जब उससे पूछा कि उसे हुआ क्या है, तो उसने पहले तो छुपाया, लेकिन बाद में बताया कि वो कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए लोग उसे परेशान कर रहे हैं। अमन ने पेमा के बारे में जानकारी देते हुए कहा। चूंकि रिया सिद्धार्थ की वजह से पेमा को बहुत पसंद करती थी, जब से पेमा ने सिद्धार्थ की जान बचाई थी, तब से वो रिया का फेवरेट बन गया था। कितना कर्ज है? रिया ने अमन से पेमा के बारे में सवाल पूछते हुए कहा। ये तो मैंने नहीं पूछा, अमन ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा। ठीक है अमन, आप पेमा से पूछ लो और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहकर जो हो सके उसकी मदद कर दो। रिया ने अमन को ऑर्डर देते हुए बोली। ठीक है मैम, अमन ने कहते हुए हामी में सिर हिलाया और फिर रिया के चेहरे को देखता हुआ बोला, मैम आपका चेहरा काफी डल लग रहा है, एक बार आप जाकर फ्रेश हो आओ, तब तक मैं इधर की तैयारियां देख लेता हूँ। वैसे मैम, हमने इस प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं रखा है, इसका नाम क्या होगा? प्रोजेक्ट सिद्धार्थ। कहते हुए रिया उठी और अपने केबिन की ओर चली गई और अमन वहीं पर बैठकर कॉन्फ्रेंस की तैयारियां करने में बिजी हो गया। रिया और अमन पूरे जोर शोर के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहीं पर एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जो नहीं चाहता था कि ये कॉन्फ्रेंस हो, और वो उस रूम से बाहर निकला और वहां से थोड़ी दूर जाकर सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया और उसने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और कान में लगाते हुए फोन उठने का इंतजार करने लगा। लेकिन फोन उधर से काट दिया गया और उसे कॉल मी लेटर का मैसेज आ गया। लेकिन फोन करना अत्यंत जरूरी था, यही सोचकर उसने दोबारा फोन किया और पहली ही बेल पर फोन उठ गया और उधर से उसके कान में कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। कितनी बार कहा है कि जब एक बार फोन काट दिया जाए तो दोबारा ना किया करो। उसे शायद अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था। ये कोड रेड है, इसलिए करना पड़ा। इधर से उस शख्स ने जवाब देते हुए कहा, बोलो। उधर से उसके कानों में आवाज आती हुई सुनाई पड़ी। रिया मैम राजस्थान वाले प्रोजेक्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करने जा रही हैं। इधर से उस शख्स ने रिया के बारे में बताते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी चिंता सुनाई दे रही थी। ठीक है, मेरे ऑर्डर का वेट करो, उधर से आवाज आई। ठीक है कहकर उसने फोन काट दिया और वापस चल पड़ा। फोन करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि लोबो का सहयोगी था और फोन पर लोबो था, जो कि रिया के दादा जगत प्रसाद माथुर के कहने पर काम कर रहा था। उसने इधर उधर देखकर कॉल तो किया था, लेकिन उसका ध्यान सीढ़ियों पर बैठे पेमा पर नहीं पड़ी, जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। पेमा समझ गया कि हो न हो रिया मैडम के खिलाफ कोई साजिश जरूर चल रही है और ये आदमी उस साजिश में इन्वॉल्व है, इसलिए उसने खामोशी से इसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहीं गया नहीं, बल्कि कॉन्फ्रेंस रूम में ही घुस गया। किसी अनहोनी की आशंका के बारे में सोचकर पेमा भी उसके पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया और जाकर एक किनारे खड़ा हो गया। रिया भी तब तक फ्रेश होकर आ चुकी थी। उसने पेमा को वहां खड़ा देखकर अपने पास बुलाया। पेमा जी। उसकी आवाज सुनकर पेमा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और रिया ने उससे कहा, पेमा जी, आप मेरे अंकल के जैसे हैं, अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझसे ना सही कम से कम अमन से बताया करिए। पेमा समझ गया कि अमन ने उसके कर्जे वाली बात इन्हें बता दी है और उसने हामी में सिर हिलाया। कॉन्फ्रेंस लगभग शुरू होने वाली थी। रिया का इशारा पाकर अमन ने वहां मौजूद 2-3 लोग जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी थे, बाकी सबको बाहर निकलने का आदेश दिया। अमन का आदेश पाकर पेमा, लोबो का सहयोगी और बाकी सब लोग बाहर निकल गए। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। रिया स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखा रही थी और वो सुरक्षा गार्ड बार बार कॉन्फ्रेंस रूम में देखे जा रहा था। पेमा उसी के ऊपर नजर गड़ाए खड़ा हुआ था। उस सुरक्षा गार्ड ने अपना फोन निकाला और लोबो के नंबर पर मैसेज किया। क्या करना है, कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। उसका मैसेज जाने के 1 मिनट बाद वो सीन हुआ और उधर से रिप्लाई आया।
कितनी देर हुई? 5 मिनट। इधर से उसने जवाब दिया, ठीक है, 5 मिनट बाद सर्वर रूम में जाकर वहां से नेट का कनेक्शन काट दो। उधर से रिप्लाई आया। 5 मिनट बीत चुके थे। वो वहां से निकलकर सर्वर रूम की ओर बढ़ा और पेमा चुपचाप उसके पीछे जा रहा था। होटल का सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से उसके पास हर जगह का एक्सेस था, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वो सर्वर रूम में जब घुसने लगा तो उसने अपने कार्ड का यूज किया। पेमा समझ गया कि बिना कार्ड के वो उसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं छुप गया। ठीक है रिया जी, आपका प्रोजेक्ट हमारी समझ में पूरी तरह से आ गया है। अब हमारे साथ हमारे लीड इन्वेस्टर और जयपुर के। उसकी बात भी पूरी नहीं हुई कि स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा हुआ दिखाई देने लगा। ऐसे अचानक से नेटवर्क चले जाने की वजह से अमन और रिया समेत वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। अमन तुरंत अपनी सीट से उठा और जाकर प्रोजेक्टर का नेटवर्क केबल चेक किया तो वो अपनी जगह पर व्यवस्थित लगा हुआ था। वहां सब ठीक देकर उसने अपना फोन निकाला और होटल के नेटवर्क इंजीनियर को फोन किया। फोन उठने के बाद बोला, आप जरा कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, यहाँ दिक्कत हो गई है। कनेक्शन काटने के बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां से बाहर निकला और आकर फिर उसी जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पेमा भी वहां आकर खड़ा हो गया और उसने कॉन्फ्रेंस रूम की ओर देखा। वहां स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखाई दे रहा था। पेमा समझ गया कि इसने ही कोई कांड किया है, इसलिए यहाँ सब बंद हो गया है। नेटवर्क इंजीनियर को फोन मिलाने के बाद अमन रिया से बोला, मैम, नेटवर्क इंजीनियर 2 मिनट में आ रहा है। ठीक है, रिया ने जवाब दिया और फिर अमन से बोली, अमन, एक काम करो, उन्हें फोन करके बता दो कि हम थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है मैम। कहते हुए अमन ने फोन निकाला और राजस्थान फोन किया, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। अमन ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वही रहा। तब तक नेटवर्क इंजीनियर आ चुका था। उसने अपनी नेटवर्क टेस्ट करने वाली मशीन निकाली और जब नेटवर्क का स्टेटस चेक किया तो वो 0 दिखा रहा था। उसे देखने के बाद उसने अमन की ओर मुखातिब होते हुए कहा, सर, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, हमें जाकर सर्वर रूम में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलकर देखो। कहते हुए अमन उसके साथ सर्वर रूम की ओर निकल गया। उन्हें उस तरफ जाता देख सिक्योरिटी गार्ड वहां से दूसरी तरफ निकल गया और पेमा अमन के पीछे पीछे चला गया। उसे लग रहा था कि शायद अमन सर को पता लग जाए कि यहाँ क्या हुआ है। वहां जाकर उन्होंने देखा तो पाया कि वहां लगे नेटवर्क हब से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। नेटवर्क इंजीनियर ने उसे उलट पलट कर चेक किया और फिर अमन की ओर मुखातिब होते हुए बोला, सर, ये जल गया है, इसे चेंज करना पड़ेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसका जवाब सुनकर अमन के माथे पर चिंता की लकीर फैल गई और वो उस इंजीनियर से बोला, कितना समय लगेगा? उसे मीटिंग के डिले होने की चिंता सताए जा रही थी। क्योंकि वो इस बात को समझता था कि अगर ये मीटिंग ना हुई तो उसके लिए कितनी बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रहा था। कम से कम 4 घंटा नया मंगा के लगाना पड़ेगा। उस इंजीनियर ने अमन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। कहते हुए अमन तेजी से वहां से निकल गया। पेमा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब अमन कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंचने वाला था तो पेमा ने उसे पीछे से आवाज दी, अमन सर। अमन पेमा की आवाज सुनकर रुका। तब तक पेमा उसके पास आ चुका था। अमन पेमा की ओर मुखातिब होते हुए बोला, पेमा जी, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बोल दिया है, आप जाकर उनसे मिल लो, जो हो पाएगा हम कर देंगे। कहते हुए वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला गया। उसने पेमा को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। पेमा उसे लोबो के साथी और लोबो की हकीकत बताना चाहता था, लेकिन अमन को लगा पेमा शायद अपने पैसों के बारे में बात करना चाहता है, इसलिए वो बिना सुने अंदर चला गया। अमन को कॉन्फ्रेंस रूम में घुसता देख रिया ने उससे सवाल पूछा, क्या हुआ अमन? उसकी आवाज में भी ठीक वैसी ही चिंता दिखाई दे रही थी। नेटवर्क हब जल गया है, कम से कम 4 घंटे लगेंगे, अमन ने वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यह सुनने के बाद रिया कुर्सी पर निढाल हो गई और अमन से बोली, ठीक है, उन्हें फोन ट्राई करते रहो, लगने के बाद सिचुएशन के बारे में बता देना। ठीक है मैम। कहते हुए अमन फिर से फोन ट्राई करने लगा। इधर अमन लगातार फोन किया जा रहा था और उधर उनसे कुछ दूरी पर खड़ा लोबो का सहयोगी एक अजीब सी जीत वाली मुस्कुराहट लिए उन दोनों को देखे जा रहा था। सुकृति और उसके दोस्त बैठक में बैठे हुए थे और उसमें से 1-2 लोग उबकाई लेने लगे थे।
सिद्धार्थ की नजर उन पर पड़ी तो वो किचन में काम कर रही अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, कितनी देर लगेगी अभी? वो नहीं चाहता था कि उसके घर पर आए हुए मेहमान बिना खाना खाए जाएं, और खासकर सुकृति। बस 5 मिनट और, चावल थोड़े से कच्चे हैं, वो पक जाएं बस। निर्मला ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। ठीक है, जल्दी कीजिए, वो लोग थोड़ा जल्दी में हैं। कहते हुए सिद्धार्थ बैठक की तरफ लौट आया। थोड़ी देर बाद खाना लग चुका था और सुकृति और उसके दोस्त खाने पर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ भी उन लोगों को कंपनी दे रहा था और निर्मला उनके सामने रखे गिलास में पानी डाल रही थी। आंटी, आप भी आइए, एक साथ खाते हैं। सुकृति ने निर्मला की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अभी तुम्हारे अंकल के साथ खा लूंगी, आप लोग खाओ तब तक। निर्मला उन्हें गिलास में पानी डालते हुए बोली, अरे आप भी आओ और अंकल को बुला कर लाओ, साथ ही में खाते हैं। सुकृति ने फिर से निर्मला से इंसिस्ट करते हुए कहा, आप लोग खाओ बेटा, हम अभी थोड़ी देर में खा लेंगे, और अगर मैं भी खाने बैठ गई तो आपको खाना कौन देगा? निर्मला सुकृति को जवाब देते हुए बोली, कोई बात नहीं आंटी, हम खुद ले लेंगे, और अब जाकर अंकल को बुला कर लाओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। सुकृति ने जोर देकर कहा। निर्मला इससे पहले कुछ जवाब देती कि सिद्धार्थ बोल पड़ा, बुला लो माँ पिताजी को, अगर ये इतना कह रही है तो। वो सुकृति के बार बार इंसिस्ट करने पर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ठीक है, बुलाती हूँ, कहकर निर्मला ने पानी का जग वहीं टेबल पर रखा और महेश को बुलाने अंदर चली गई। उनके जाने पर सिद्धार्थ पानी का जग उठाकर बचे हुए गिलास में पानी डाल रहा था कि उसके कानों में निर्मला की बहुत जोर की चीख सुनाई दी। सिद्धार्थ! निर्मला की आवाज पूरे घर में गूंज गई। जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ी, सिद्धार्थ समेत बाकी सारे लोग भागते हुए अंदर पहुंच गए, और अंदर जो नजारा था उसने उन सबको हिला दिया था। आखिर क्या हुआ सिद्धार्थ के घर के अंदर, और क्यों नहीं चाहते हैं जगत प्रसाद माथुर कि रिया राजस्थान का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।